हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज वाला टॉपिक इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है। थियोरेटिकली ये लास्ट वीडियो हो सकता है। अगर कोई इस चैप्टर में बचा भी होगा तो मैं वो टॉपिक देख लूँगा, वो अपन कवर जरूर कर लेंगे अगर बचा हुआ है तो। ठीक है, हाँ, लास्ट टॉपिक जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है एनसीईआरटी का 1D ग्राफ जनित्र। क्या है बच्चों? 1D ग्राफ जनित्र। वास्तविकता में 1D ग्राफ एक वैज्ञानिक थे बच्चों, जिन्होंने लगभग 1931 के आसपास इस पर्टिकुलर जनित्र को बनाया था। जनित्र का मतलब क्या होता है बच्चों? जनरेटर। जनित्र का मतलब क्या होता है? जनरेटर, डायनेमो एक तरीके का, है ना। ये एक तरीके का डायनेमो है, एक तरीके की ऐसी स्थिर वैद्युत मशीन है बच्चों, जो क्या करती है? वोल्टता उत्पन्न करती है। और वोल्टता भी कम नहीं, 100, 200, 300, 400, 1000, 10,000 इतनी नहीं, लाखों में, कई लाख वोल्टता। अगर आपको बहुत ज़्यादा वोल्टता की आवश्यकता है तो आपको किसका उपयोग करना पड़ेगा? 1D ग्राफ जनित्र का उपयोग करना पड़ेगा बच्चों। ये ध्यान में रखिएगा कि 1D ग्राफ जनित्र का उपयोग क्यों किया जाता है। आंसर है, पृथ्वी सतह से कई लाख वोल्टता अधिक उत्पन्न करने के लिए किसका किया जाता है उपयोग? 1D ग्राफ जनित्र का उपयोग किया जाता है। अब इतनी वोल्टता से हम क्या कर सकते हैं? आंसर है, अगर वोल्टेज ज़्यादा है, ज़्यादा वोल्ट हमने बनाई तो फिर इससे एक प्रबल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? प्रबल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और इस अत्यधिक प्रबल विद्युत क्षेत्र से बच्चों हम जो आवेशित कण है ना, आवेशित कण समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनकी बात कर रहे हैं। आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनको क्या कर सकते हैं? इनको त्वरित कर सकते हैं। आवेशित कणों को ये क्या कर सकता है? त्वरित कर सकता है, और त्वरित कर इनकी ऊर्जाओं में वृद्धि कर सकता है। इनकी ऊर्जाओं में क्या कर सकता है? वृद्धि कर सकता है। चलो, अब ये सवाल है कि भैया हम इनकी ऊर्जा क्यों बढ़ा रहे हैं? तो एक चीज और आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, एक टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, वो भी कुछ इसी तरीके का काम ही करता है। साइक्लोट्रॉन के द्वारा भी हम क्या करते हैं? आवेशित कणों को त्वरित करते हैं और उनकी ऊर्जा में वृद्धि करते हैं। दोनों का काम लगभग सिमिलर है। हम एक तरीके से बच्चों परमाणुीय संरचना को समझने के लिए ये कार्य करते हैं। ये जो त्वरित कण है ना, इनका उपयोग परमाणुीय संरचना का अध्ययन करने में किया जा सकता है, नाभिकीय संरचनाओं को समझने में किया जा सकता है। ये चीज़ ध्यान में रखें। ठीक, अभी तो हमारा टास्क ये है कि भैया ये कर क्या क्या सकता है। ठीक है, ये क्या क्या कर सकता है? तो आंसर है, ये कई लाख वोल्टता जो है उत्पन्न कर सकता है, और उस वोल्टता से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उस विद्युत क्षेत्र में यदि किसी आवेशित कण को त्वरित कराया जाए तो उसकी ऊर्जा में क्या की जा सकती है बच्चों? वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, कैसे की जा सकती है उसके लिए एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत को भी हम समझेंगे मेरे हिसाब से। लेकिन ये चीज़ समझ में आ गई कि 1D ग्राफ जनित्र क्या कर सकता है, पता चल गया। चलिए, अब इस चीज़ को एक थियोरेटिकल लाइन के रूप में लिख लेते हैं, ताकि हमें थोड़ा बहुत दिमाग में रहे कि भाई इस लाइन को पूरी को जोड़ना कैसे है ना, वो भी पता होना चाहिए। मैं आपको उतनी थ्योरी लिखा दूंगा जितनी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लिखने लायक है। ठीक है, उतनी लिख दीजिएगा, जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे लिख दीजिएगा। तो हमने कहा 1D ग्राफ जनित्र, 1D ग्राफ जनित्र वास्तविकता में एक स्थिर वैद्युत मशीन है। कैसी मशीन है बच्चों? स्थिर वैद्युत मशीन है, जिसकी सहायता से कई
लाख, कोटि की वोल्टता क्या की जाती है? उत्पन्न की जाती है, उत्पन्न की जाती है, जिससे प्राप्त प्रबल विद्युत क्षेत्र में आवेशित कणों को त्वरित कर उनकी ऊर्जाओं में वृद्धि की जाती है। फाइनल टास्क हमारा यही है कि उन आवेशित कणों की ऊर्जाओं में क्या कर दी जाए? वृद्धि कर दी जाए, ताकि हम हमारे काम सुलटा सके। भैया जो हमें काम करना है, क्या काम करना है? अध्ययन करना है बहुत सारी चीज़ों का, उसको हम आगे की ओर प्रोसेस करवा पाए। ठीक है, ये डिस्कस हो गया, इतना डन है। चलिए अब इसका सिद्धांत समझिए। ये सिद्धांत बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, कि हम ये इतनी सारी वोल्टता कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास में एक धातु का चालक गोला है। ठीक है, कैपिटल आर त्रिज्या का क्या है? एक धातु का चालक गोला है, और इस कैपिटल आर त्रिज्या के चालक गोले को क्या दिया जा रहा है बच्चों? आवेश दिया जा रहा है। अगर हम इसे कैपिटल क्यू आवेश दें तो ये सारा का सारा आवेश कहाँ जाएगा देवताओं? उसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। सतह पर आवेश कितना दे रहे हैं हम? कैपिटल क्यू आवेश दे रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखो। तो ये क्लियर हुआ कि इसकी सतह पर कितना आवेश दिया गया? कैपिटल क्यू। इस कैपिटल क्यू के कारण इसकी सतह पर कुछ ना कुछ तो विभव होगा, होना ही चाहिए। ठीक, चलो तो ये लिख देता हूं कि माना किसी कैपिटल आर त्रिज्या के गोलीय कोश को क्यू आवेश दिया गया है, अतः इसकी सतह पर विभव। आपको याद हो तो एक वीडियो के अंदर मैंने गोलीय चालकों के ऊपर, या चालक या अचालक कोई भी हो सकता है, गोलीय कोश तो ठीक है, उसकी सतह पर अगर आवेश क्यू है तो फिर विभव कितना होगा, ये अपन ने डिस्कस किया है। अगर आपको नहीं याद है तो मैं वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से काम किया जाता है। तो सतह पर विभव कितना होगा? आंसर है V = K। आवेश दिया गया था Q डिवाइडेड बाय क्या बच्चों? कैपिटल R। डन है ये बात। तो अब यहाँ पर एक छोटा सा काम करते हैं। यदि हम किसी भी तरीके से कुछ ऐसा कर पाएं कि गोलीय कोश के भीतर एक चालक गोला रख दें, आवेशित चालक गोला, है ना, इसके पास में क्या होना चाहिए? आवेश होना चाहिए। इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर है, और ये आवेशित चालक गोला गोलीय कोश के भीतर रख दें, क्या होगा? इसके पास में खुद का एक आवेश होगा, स्मॉल क्यू। क्या होगा देवताओं? उससे पूरी रामायण ही चेंज हो जाएगी। क्या चेंज होने वाली है वो समझिए। इसके आवेश के कारण बच्चों इस गोलीय कोश का विभव चेंज हो जाएगा। अभी तो इतना था, लेकिन इसके पास में खुद के पास में आवेश है। इस आवेश के कारण भी तो कैपिटल आर दूरी पर क्या देखा जा सकता है? विभव देखा जा सकता है। तो सतह पर विभव दो कारणों के कारण हुआ। किसके कारण? एक तो सतह पर खुद का आवेश था, उस आवेश के कारण विभव, प्लस इसके केंद्र पर भी कुछ आवेश क्यू है, इस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर विभव। दोनों का क्या होना चाहिए? योग होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखना। तो सतह पर विभव पता चला। ऐसे ही इस आंतरिक गोले की सतह पर भी विभव दो कारणों से है। क्या भैया? अगर गोलीय कोश है बच्चों, तो गोलीय कोश में जितना का जितना विभव सतह पर होता है उतना का उतना, खुद के आवेश के कारण जितना विभव सतह पर होता है उतना का उतना अंदर भी आ जाता है। तो अंदर भी विभव कितना है? इतना है। सतह पर भी पहले विभव कितना था? इतना था।
ठीक है। एक इसके पास में खुद का आवेश भी तो है, इसके खुद के आवेश के कारण इसकी सतह पर भी तो क्या होगा बच्चों, विभव होगा। ये बात ध्यान रखना, अभी बताता हूँ मैं, अभी बता रहा हूँ मैं इस चीज़ को। चलिए तो हम लिख रहे हैं माना किसी स्मॉल r त्रिज्या के गोले को गोलीय कोश के भीतर व्यवस्थित किया गया है, अतः हाँ भाई व्यवस्थित कर दिया। और ये भी है कि इसे किसी कुचालक हैंडल से हमने पकड़ रखा है ना। ये हैंडल कैसा है, कुचालक हैंडल है, कुचालक हैंडल, ठीक है। अतः क्या होगा भाई, पहले तो समझो कि इस गोलीय कोश के ऊपर विभव कितना होगा। अतः गोलीय कोश पर विभव, देखो भाई गोलीय कोश पर विभव कितना होगा, आंसर है V, और कौन से वाले पर, कैपिटल R वाले पर, है ना, कैपिटल R वाले की बात कर रहे हैं। पहले तो इसका खुद के आवेश के कारण, खुद के आवेश के कारण तो KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R। दूसरा, इसके केंद्र पर जो आवेश था, इस Q आवेश के कारण R दूरी पर विभव कितना भाई, K स्मॉल q डिवाइडेड बाय कैपिटल R। डन हो गया। ये तो रहा हमारा समीकरण नंबर 1। अब बात करते हैं कि इस आंतरिक गोले की सतह पर विभव कितना है। तो हमने लिखा आंतरिक गोले पर विभव। देखो आंतरिक गोले पर विभव, स्मॉल r त्रिज्या वाले गोले पर विभव। पहले तो इसके खुद के आवेश के कारण विभव, खुद का आवेश कितना है, स्मॉल q है, तो आंसर है k आवेश स्मॉल q डिवाइडेड बाय स्मॉल r, क्योंकि त्रिज्या भी इतनी थी। दूसरा, इस बाह्य गोले पर जो आवेश था उसके कारण जो विभव था वो भी विभव अंदर आता है। अरे जितना सतह पर होता है विभव उतना ही अंदर आ जाता है, ठीक है। तो वो कितना, k कैपिटल Q डिवाइडेड बाय कैपिटल R, ठीक है। यही तो था सतह वाला विभव। ये हो गया समीकरण नंबर क्या बच्चों, 2। गौर कीजिएगा, ये विभव हमेशा ज़्यादा होता है किससे, इससे। प्रूव कर देते हैं, अभी प्रूव कर देते हैं। देखो इससे फ़ायदा क्या होगा वो भी हम समझेंगे, इससे फ़ायदा क्या होगा वो भी हम समझेंगे, लेकिन पहले हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो आंतरिक गोले का विभव है वो हमेशा ज़्यादा होगा किससे, बाह्य गोले के विभव से। तो हमने क्या किया, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर, चलो करो। तो ये क्या होगा, V स्मॉल r में से घटाएंगे V कैपिटल R को, स्मॉल r वाली वैल्यू रखो, K स्मॉल q डिवाइडेड बाय स्मॉल r प्लस K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय कैपिटल R, बीच में माइनस का निशान, एक ब्रैकेट बना लो और ये वाली वैल्यू लिखो, K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस K स्मॉल q डिवाइडेड बाय कैपिटल R, ठीक है। ये स्मॉल q है भाई, माइनस को अंदर लेकर के जाओ, क्या होगा, के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल r प्लस के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल R माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल R और माइनस का के स्मॉल q डिवाइडेड बाय कैपिटल R। जो रामायण कट रही है उसे हटाओ, ये कैंसिल हो गया है, यहाँ पर ये कॉमन आ जाएगा, नीचे वाली चीज़ चेंज है। तो हमने देखा ये हुआ के क्यू फिर डिवाइडेड बाय स्मॉल r माइनस के क्यू डिवाइड बाय कैपिटल R। चलो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं इसे लिखता हूँ के क्यू कॉमन आ गया, 1/r माइनस 1/ कैपिटल R। डन है ये क्या है, VR माइनस V कैपिटल R। इसको भी चाहो तो सॉल्व कर लो, अगर आपको यहाँ से भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो देखो यहाँ से पता चलेगा कि ये मान हमेशा 0 से ज़्यादा होगा। कैसे, लघुत्तम ले सकते हो क्या, स्मॉल r कैपिटल R, ये कैपिटल R इधर आ जाएगा, माइनस स्मॉल r इधर चला जाएगा। सोचिए
मेरे हिसाब से अब तो आपको पता चल गया होगा कि नियत मान है 9 गुणा 10 की घात 9। स्मॉल क्यू का खुद का एक आवेश होगा, धनात्मक मान होगा उसका। ये देखो कैपिटल आर बड़े गोले की त्रिज्या माइनस स्मॉल आर छोटे गोले की त्रिज्या। ठीक है, क्या होगा बच्चों? प्लस का ही होगा ना, होगा प्लस का। तो ये मान वैल्यू प्लस की आएगी। प्लस की आएगी मतलब शून्य से ज़्यादा आएगी। अगर ये शून्य से ज़्यादा है तो सीधी सी बात है ये पूरा का पूरा फैक्टर किससे ज़्यादा है? 0 से तो ज़्यादा ही है। चाहे 1 से कम हो उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन 0 से तो ज़्यादा है ना, इतना तो क्लियर है। चलिए तो हम कहते हैं, ये समझ में आ गया ना? तो हम कहते हैं कि ये जो चीज़ है ना, ये समझना आप इस चीज़ को। मैं नीचे वाला फैक्टर हटा देता हूँ ताकि एक स्टेप कम हो जाए। ये समझ में आ गया, इसे समझा दिया है मैंने आपको। हम डायरेक्ट ही ये बोल रहे हैं क्या भैया? क्या बोला हमने बोला कि 1 अपॉन स्मॉल आर डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कैपिटल आर इज ग्रेटर देन 0। ये समीकरण से स्पष्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल वी आर माइनस कैपिटल वाला वी आर ये भी 0 से क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका मतलब छोटे वाले गोले का विभव हमेशा ज़्यादा होगा किससे? बड़े वाले गोले के विभव से। चाहे बड़े वाले गोले पर कितना ही आवेश हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि छोटा वाला गोला जो है अगर वो आवेशित है तो उसका विभव सदैव ज़्यादा होगा किससे? बड़े वाले गोले से। इस चीज़ को हमें दिमाग में रखना है। क्या फ़ायदा हुआ इससे वो समझिए। बच्चों आप सभी को पता है आवेश का जो प्रवाह है वो सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। कहाँ से कहाँ की ओर होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अगर मैं किसी तरीके से, समझना इस चीज को, अगर हम किसी तरीके से इस छोटे वाले गोले को किसी चालक तार से या धात्विक ब्रश से कनेक्ट कर दें, किससे? बड़े वाले गोले से, तो क्या होगा? अंदर विभव ज्यादा, बाहर विभव कम, आवेश तुरंत भागेगा कहाँ की ओर? अंदर वाले गोले से बाहर वाले गोले की ओर। कहाँ की ओर भागेगा आवेश? अंदर वाले गोले से बाहर के गोले की ओर भागेगा, लगातार यहाँ की ओर जाता जाएगा। अब देखो हम क्या सोच रहे हैं, हमारा सोचने का तरीका देखो। यदि हम इसका आवेश धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, ठीक है, अंदर वाले गोले का आवेश बढ़ाते जाएं, तो ये आवेश ऑटोमेटिकली कहाँ पहुंचता जा रहा है? सतह पर लगातार पहुंचता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर वाले गोले का विभव ज्यादा है, बाहर वाले का कम है। और जैसे जैसे ये आवेश इसकी सतह पर इकट्ठा होता जा रहा है, समझना, इसकी सतह पर जैसे जैसे ये इकट्ठा होता जा रहा है बच्चों, इसका विभव बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, और लगभग हम कितना, कई लाखों में इसका विभव पहुंचा सकते हैं, इसकी वोल्टता को पहुंचा सकते हैं। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग लगभग इसकी सतह पर पृथ्वी के सापेक्ष अगर विभवांतर देखा जाए तो वो 3 से 8 लाख वोल्टा का होता है। कितना? 3 लाख वोल्ट से 8 लाख वोल्टेज तक बना सकते हैं इसकी सतह पर विभव, बहुत ज़्यादा बनाया जा सकता है। क्या करेंगे? अंदर वाले गोले को आवेश देते जाएंगे कैसे ना कैसे, वो आवेश कहाँ की ओर ट्रांसफर होता जाएगा? बाहर की ओर लगातार ट्रांसफर होता जाएगा, जिससे बाहर वाले गोले पर आवेश का क्या, अंबार लग जाएगा, बहुत सारा आवेश आ जाएगा और इसका विभव बहुत बढ़ जाएगा। यह विभव लगभग पृथ्वी सतह से 3 से 8 लाख कोटि का होता है। ठीक है, चलो इस चीज को उतार दो, ये चीज पता चल गई ना। ये क्यों किया हमने? हम ये प्रूव करना चाहते थे कि अंदर वाले गोले का विभव हमेशा ज्यादा होता है रे, बाहर वाले गोले पर चाहे आवेश कितना ही हो। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। उतारो इस चीज को, जल्दी से इसे उतारें। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। थोड़ी सी थ्योरी लिख लें इसके लिए, ताकि सिद्धांत को मैं समझा दूं, है ना। फिर रचना और कार्यविधि वाला भाग तो आप खुद ही डायग्राम समझ करके कर लोगे, मेरे को पता है, मैं आपको डायग्राम इतना अच्छे से समझा दूंगा कि काम हो जाएगा। लेकिन सिद्धांत के लिए थोड़ा सा लिख लेते हैं बच्चों। सिद्धांत के लिए क्या लिखना है वो समझिए। कॉन्सेप्ट तो पता चल गया, सिद्धांत के अंदर आना क्या है। अब देखिए, इतना करने के बाद में सिद्धांत में हम कुछ ऐसा लिखेंगे, क्या भाई, यदि
यदि किसी प्रकार किसी गोलीय कोश के भीतर आवेशित चालक गोला रखने में सफल हो जाएं, सफल हो जाएं तो गोलीय कोश पर आवेश का अंबार लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। क्यों लगाया जा सकता है? क्योंकि आवेश सदैव उच्च विभव से कहाँ की ओर बच्चों? निम्न विभव की ओर गतिमान होता है, मान होता है। एवं यह आवेश प्रवाह तब तक कराया जा सकता है जब तक कि वायु का रोधन न टूटे। हाँ भाई, वायु का रोधन न टूटे, ये मैंने पहली बार यूज किया है वर्ड। ओके, देखो ये क्या चीज है? वायु का रोधन मतलब हर एक परावैद्युत पदार्थ की अपनी एक क्षमता होती है, जहां तक अगर उससे आवेश को गुजारा जाए तो वो अपने आप को पोलराइज करता है। मतलब उसमें अगर परावैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो तो वो अपने आप को क्या करता है? ध्रुवित करता है। आप सभी को पता है कि किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो वो क्या होगा? ध्रुवित होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे तो आप वोल्टेज को बहुत बढ़ा रहे हो, वोल्टेज को बहुत बढ़ा रहे हो तो विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? बहुत बढ़ जाएगा। अधिक विद्युत क्षेत्र में ये होता है बच्चों कि वो परावैद्युत पदार्थ खुद आवेशित होने लगता है। क्या होने लगता है बच्चों? परावैद्युत पदार्थ खुद आवेशित होने लगता है और एक समय पर वो चालक की भांति व्यवहार करने लगता है। ठीक है, ये उस परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत सामर्थ्य है बच्चों। हमें वहीं तक ही से आवेशित मतलब आवेश को ट्रांसफर करना है इस गोले से यहाँ तक, जब तक कि जो वायु है ना इसके चारों ओर की, वो आवेशित न हो जाए। मतलब वायु चालक की तरह बिहेव न करने लगे। अगर वायु ही चालक हो गई तो बच्चों सभी को झटके लगना चालू हो जाएंगे फिर हमारे पास। ठीक है, तो क्या होगा? हम ये आवेश का ट्रांसफर तभी तक ही कर सकते हैं जब तक कि ये जो आसपास की वायु है ना वो आवेशित ना हो। ठीक है, तो उस आवेशित ना हो को हम क्या बोलते हैं? वायु का रोधन न टूटे भैया। ठीक, और वायु का रोधन लगभग होता है बच्चों 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर विद्युत क्षेत्र तक वायु रहती है, बिल्कुल सही तरीके से रहती है। इससे ज़्यादा विद्युत क्षेत्र अप्लाई करोगे तो भैया काम खत्म है। हाँ भाई, हो गया, ये क्लियर हो गया। ठीक, चलो, तथा गोलीय कोश लगभग 3 से 8 लाख वोल्टता प्रदान कर सकता है। ठीक है, जब तक वायु का रोधन नहीं टूटेगा ना तब तक हम यहां से लेकर यहां तक की वोल्टता पहले ही प्राप्त कर चुके होंगे। ये 3 है भैया, ये 3 है बच्चों।
ठीक है, उससे मत समझ लेना, लगभग 3 से 8 लाख वोल्टेज प्रदान कर सकता है, ये बात ध्यान में रखना, इतना हम उसे आवेशित कर चुके होंगे। डन हुआ ये। चलो अब इसकी बात समझते हैं रचना की और उसी के साथ में थोड़ी सी कार्यविधि की। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डायग्राम अब इम्पॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में ये चैप्टर जो है वो 3 नंबर का है, अगर गलती से बड़ा सवाल आ जाता है तो 3 नंबर का ये सवाल भी बन सकता है, वान डे ग्राफ चित्र। रीजन बता देता हूं, अगर इस चैप्टर में से वो डिफाइन करते हैं कि बड़ा सवाल आएगा दूसरे चैप्टर में से, हालांकि चांसेस कम है, लेकिन तो भी अगर डिफाइन कर देते हैं कि 3 नंबर का सवाल इससे आएगा, तो फिर क्या होगा बच्चों, तो फिर वन डे ग्राफ चित्र एक अच्छा सवाल हो जाता है। रीजन ये भी है कि बहुत सालों से ये आया नहीं है, आरबीएससी के पुराने वाले सिलेबस में वन डे ग्राफ चित्र था ही नहीं, तो बीच में 4-5 साल तो ये बिल्कुल ही नहीं आया, और एक अच्छा सवाल था क्योंकि इससे पहले ये आता था। इससे पहले जब एनसीईआरटी का सिलेबस था ना, तभी ये सवाल खूब आता था। तो फिर एग्जामिनर के पास में एक अच्छा सवाल है 3 नंबर के लिए, वन डे ग्राफ चित्र के लिए, ठीक है। वो वन डे ग्राफ चित्र पूरा का पूरा दे सकता है कि उसका सिद्धांत लिखो, उसकी रचना को समझाओ, इसके कार्य को समझाओ, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या काम करेंगे। वास्तविकता में बच्चों देखो, रचना और कार्यविधि समझिए, इसके अंदर क्या होता है, एक गोलीय कोश होता है, ये गोलीय कोश, ठीक है। और ये गोलीय कोश जो है वह पृथ्वी सतह से एक कुचालक स्तंभ, ऊंचे कुचालक स्तंभ से जुड़ा रहता है। ये एक कुचालक स्तंभ है भैया, ये वाला, ये विद्युत रोधी स्तंभ है। स्तंभ तो समझते हो ना, पिलर, ठीक है। और ये एक ऐसा है भैया विद्युत रोधी, विद्युत रोधी स्तंभ। और ये जो इसका बेस है, आधार जो है, इस आधार को हम भूसंपर्कित करते हैं, भूसंपर्कित आधार, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, गोलीय कोश हो जाएगा, बहुत बड़ा गोलीय कोश है। तो हम क्या लिख सकते हैं, धात्विक गोलीय कोश या चालक गोलीय कोश। हम क्या लिख सकते हैं, वन डे ग्राफ चित्र के अंदर एक बहुत ऊंचे विद्युत रोधी स्तंभ पर धात्विक चालक गोले को या गोलीय कोश को, धात्विक चालक गोलीय कोश को व्यवस्थित किया जाता है। इस गोलीय कोश के भीतर या इस व्यवस्था के भीतर 2 घिरनियां होती हैं। घिरनियां तो समझते हो ना, चक्के, क्या बोलते हैं, चक्के बोलते हैं। 2 घिरनियां होती हैं, एक जिनमें से एक घिरनी धात्विक गोलीय कोश के केंद्र पर तथा द्वितीय घिरनी आधार नीचे की ओर स्थित आधार के निकट स्थित होती है। ये दोनों घिरनियां एक दूसरे से एक कुचालक या विद्युत रोधी पट्टे से संबंधित होती है। ये जो पट्टा हमने बेल्ट लगाया ना इन घिरनियों से, ये पट्टा कैसा है, विद्युत रोधी पट्टा है, रेशम का बना होगा या रबड़ का बना हुआ होगा बच्चों, है ना, एक पट्टे से संबंधित होती है। और ये पट्टा कैसा है, विद्युत रोधी पट्टा है भैया, विद्युत रोधी पट्टा है ये, ठीक है, पट्टे से संबंधित होती है। नीचे वाली घिरनी समझिए, नीचे वाली घिरनी के पट्टे का संबंध एक आवेश स्रोत से होता है। ये जो नीचे वाली घिरनी है ना, इसके पट्टे का संबंध किससे, आवेश स्रोत से होता है। आवेश स्रोत मतलब भाई इस पट्टे को कोई आवेश दे रहा है, ठीक है। तो हमने बोला कि नीचे वाली घिरनी का संबंध किससे है, एक आवेश स्रोत से है। और ये आवेश स्रोत किससे, तो ये जो आप तीर का निशान देख रहे हो ना बच्चों, इस तीर के निशान को आप कह सकते हैं धात्विक ब्रश। क्या बोल सकते हैं इसे, धात्विक
ब्रश बोलते हैं। और ये धात्विक ब्रश किससे, आवेश स्रोत से कनेक्टेड है, और ये आवेश स्रोत जो है वो लगातार ऐसा रहा है। यहाँ पे मैंने ये नुकीला बनाया, रीजन क्या है भैया, नोक के ऊपर आवेश घनत्व ज्यादा होता है, तो जो आवेश है ना वो जल्दी से यहाँ पे ज्यादा मात्रा में आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये आवेश, अगर ये घिरनी ऐसी जा रहा है, ये पट्टा जो है वो ऐसा जा रहा है यूं, ठीक है। अगर पट्टा ऐसे जा रहा है तो ये आवेश कहाँ तक जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा भी, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है बच्चों। ये आवेश कहाँ तक जाएगा, पट्टे के साथ में ऊपर की ओर जाएगा, और कहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ तक पहुंचेगा। यहाँ पर एक धात्विक ब्रश पहले से ही मौजूद है, ये भी धात्विक ब्रश एक ले लिया, जिसका संबंध गोलीय कोश तथा आंतरिक घिरनी से है, ठीक है। अब क्या होगा, इस धात्विक ब्रश से जैसे ही ये धनावेश आएगा, ये धनावेश भैया कहाँ की ओर जाएगा, छोटे वाले गोले से बड़े वाले गोले की ओर ट्रांसफर होगा। ऐसा ही होगा क्या, तो ये सारा आवेश यहाँ से चला गया यहाँ पर, तो आगे की ओर तो कोई आवेश ही नहीं आया बच्चों पट्टे पर, तो इधर कोई आवेश नहीं दर्शाना है। पता चले तुम दम 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 बना दो, ऐसा मत करना। और यह आवेश गोलीय कोश की सतह पर समान रूप से क्या हो जाता है बच्चों, वितरित हो जाता है। गोलीय कोश की सतह पर बाहर की ओर समान रूप से वितरित हो जाता है। इस वितरण के कारण, आवेशों के इस वितरण के कारण यह गोलीय कोश की सतह पर पृथ्वी सतह के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, पृथ्वी सतह के सापेक्ष लगभग 3 से 8 लाख वोल्टा का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। मतलब अर्थ सरफेस और इसके बीच में, गोले के बीच में विभवांतर कितना है, 3 से 8 लाख वोल्टा का। सीधी सी बात है, इसका विभवांतर हम 3 से 8 लाख वोल्ट मानते हैं, पृथ्वी सतह को ग्राउंड मानते हैं, 0 मानते हैं, ऑटोमेटिकली विभवांतर उतना ही हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये इसको आप चाहें तो ऐसा ग्राउंड दर्शा दो। डन हो गया, डन हो गया। ये लिख लीजिएगा, घिरनियाँ, धात्विक घिरनी या घिरनियाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी घिरनी है और ये भी घिरनी है। अब ये और ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो घिरनी है ना बच्चों, ये कनेक्टेड है। देखो अब ये मैं बोल रहा हूँ पट्टा चल रहा है, ऐसा घूम रहा है, तो पट्टा अपने आप ही थोड़ी घूम लेगा भाई, इसको कोई घुमाने वाला भी तो होना चाहिए ना। तो इसको हम बोलते हैं, ये जो घिरनी है ना, ये कैसी है, मोटर चलित घिरनी है। कैसी है, मोटर चलित घिरनी है। मोटर चलित घिरनी मतलब ये घिरनी घूम रही है, किससे, मोटर से, जिसके कारण इसका पट्टा भी घूम रहा है। बात समझ रहे हो, कुछ ऐसा। वापस से समझा देता हूं थ्योरी कैसे लिखनी है। वान डे ग्राफ जनयंत्र में एक अत्यधिक ऊंचे विद्युत रोधी स्तंभ पर धातु का एक बहुत बड़ा गोलीय चालक कोश स्थित होता है। धातु का एक बहुत बड़ा गोलीय चालक कोश स्थित होता है। इस व्यवस्था के भीतर 2 घिरनियां उपस्थित होती हैं, या 2 धात्विक घिरनियां उपस्थित होती हैं। एक धात्विक घिरनी गोलीय कोश के केंद्र पर तथा द्वितीय धात्विक घिरनी इस व्यवस्था के आधार के निकट स्थित होती है, या नीचे की ओर आधार के निकट स्थित होती है। इन दोनों घिरनियों का संबंध एक कुचालक या विद्युत रोधी पट्टे से होता है। नीचे वाली घिरनी मोटर चलित घिरनी होती है तथा इसे एक विद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाता है ना, आवेश प्रदान करने वाले स्रोत से जोड़ दिया जाता है, जिससे आवेश क्या नीचे वाली घिरनी के निकट स्थित पट्टे पर आता है एवं पट्टे के चलायमान होने के कारण, पट्टा चल रहा है ना, पट्टे के चलायमान होने के कारण यह आवेश ऊपर वाली घिरनी तक पहुंचता जाता है। यहाँ पहले से ही स्थित धात्विक ब्रश या गोलीय कोश से संबंधित धात्विक ब्रश द्वारा यह आवेश ग्रहण किया जाता है एवं तुरंत यह आवेश छोटे गोले से बड़े गोले की ओर स्थानांतरित हो जाता है एवं यह स्थानांतरित आवेश गोलीय कोश की सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। इस स्थिति में पृथ्वी सतह के सापेक्ष गोलीय कोश
3 से 8 लाख विभवांतर उत्पन्न करता है। बात कंप्लीट, क्लियर है ये बात तो, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, अगर कोई पूछे कि इससे कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है तो ध्यान में रखिए, वान डे ग्राफ जनित्र 3 × 10⁶, हाँ 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। इतना ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, क्योंकि वायु का रोधन इतने पे हो जाएगा। इससे ज़्यादा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो वायु क्या हो जाएगी, चालक की तरह बिहेव करने लग जाएगी। हम चाहते नहीं है, तो हम बोलते हैं कि इतना ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है, और ये इनफ है बच्चों, ये इनफ है। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। वान डे ग्राफ यंत्र में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। डायग्राम अच्छे से बना के आए एग्जाम के अंदर, आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर 3 नंबर का सवाल बड़ा नहीं आएगा तो फिर 1 नंबर प्लस 2 नंबर का सवाल आ सकता है। उस 1 नंबर के सवाल में भी वान डे ग्राफ यंत्र का डायग्राम पूछ सकता है। ठीक है, तो डायग्राम को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। डायग्राम में कौन कौन सी चीज़ों को बताना है वो देख लीजिए, मैंने यहाँ पे अच्छे से समझा रखा है, प्लीज़ उन चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वाली क्लास में या तो हम बचे हुए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करेंगे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।